हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। जो कि कुछ भी कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं तो इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो है कक्षा 8वीं का अध्याय 10 में है, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि, आप बरसात के दिन में गर्जना, या घर से बाहर निकलते हैं तो रोड में मोटरसाइकिल, है ना, बहुत सारे गाड़ियों के ध्वनि, चिड़ियों के चहचहाना, इस तरह से सुनते होंगे। तो मन में सवाल होता होगा कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है। अब सवाल आता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। तो ध्वनि जो है कंपन, जब किसी भी वस्तु में कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होता है। इसे एक उदाहरण समझते हैं। ये है घंटी, जिसे हम थोड़ा सा मारेंगे तो जो घंटी मतलब वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ जो है क्या से बना होता है? अणु से बना होता है। ढेर सारे उसमें अणु होता है। जब वो टकराता है या किसी वस्तु से ठोकते हैं तो उसके अणु आपस में कंपन होता है, जिससे उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। अब इस घंटी को जैसे ही हम थोड़े से ठोकेंगे और ठोकने के बाद छुएंगे इस तरह से, तो हम छू कर अनुभव कर सकते हैं। ये कंपन होता रहता है, जिसे आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं। अब क्या होता है, आपने इसे जितना जोर से ठोकेंगे उतना तीव्र ध्वनि सुनाई देगा, क्योंकि जितना तीव्र ठोकेंगे उतना तीव्र इसमें कंपन होगा, और जितना तीव्र कंपन होगा उतना तीव्र ध्वनि उत्पन्न होगा। अब जैसे हम इसे मान लीजिए थोड़ा सा ठोक कर ऐसे छू देते हैं तो कंपन ने इसका रुक जाता है, इसलिए हमें ध्वनि भी जल्दी रुक जाता है, जल्दी सुनाई नहीं देता। अब इसे ठोक देते हैं और ठोकने के बाद इसे नहीं छुएंगे तो आपको जो है ध्वनि बहुत देर तक सुनाई देगा, क्योंकि कंपन होता रहेगा, और इस तरह से कंपन होता रहेगा, धीरे धीरे धीमी पड़ते पड़ते रुकेगा, इसलिए बहुत देर तक सुनाई देता है। अब हम देखते हैं कंपन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कंपन का आयाम। किसी भी वस्तु का अपने मध्य स्थिति से दोनों ओर, ये देखो ये मध्य स्थिति है, इसके दोनों ओर इस तरह से गति कर रहा है तो ये क्या कहलाता है? दोलन गति। एक सवाल भी आता है, दोलन गति किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का अपने मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है, ये गति दोलन गति कहलाता है, जैसे कि मंदिर के घंटे का गति। तो देखते हैं आयाम। आयाम जो है, इसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे ये एक टेबल है, इसमें आप स्पोक को इस तरह से रख लीजिए और एक हाथ से स्पोक दबाइए और दूसरे हाथ से नीचे इस तरह से खींचिए। अब आप स्पोक को इस तरह से दबाए हैं तो ये स्थायी इस तरह से सीधा खड़ा है, तो जहां पे खड़ा है उसके सीधा को हम क मान लेते हैं, और नीचे इस स्पोक को ऐसे नीचे करते हैं, जहां तक आप नीचे रखते हैं उसे ख मान लेते हैं। और जैसे ही छोड़ेंगे तो स्पोक क्या होगा? कंपन होगा। कंपन मतलब दोलन गति होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जहां अधिकतम दूरी ऊपर जाते हैं उसे हम ग मान लेते हैं। तो आयाम किसे कहते हैं? तो ये जो मध्य वस्तु के मध्य स्थिति से नीचे ख या ग तक जो गति करता है यही आयाम कहलाता है। ये तो हो गया आयाम, समझ गए आयाम। अब देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है जो कंपन होता है, तो एक सेकेंड में कितने बार कंपन होता है, यही क्या कहलाता है? आवृत्ति। जैसे कि एक सेकेंड में स्पोक 10 बार कंपन करता है, 10 बार गति करता है, तो इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा? स्पोक का आवृत्ति हो जाएगा 10। मान लीजिए कोई भी वस्तु एक सेकेंड में 100 बार कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा? 100। ये आवृत्ति भी समझ आ गया। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल क्या है। तो आवृत्ति मतलब होता है एक सेकेंड में कितने बार कंपन होगा, और आवर्तकाल मतलब होता है एक बार कंपन होने में कितना समय लगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए कोई वस्तु एक सेकेंड में आधे सेकेंड लगा कंपन करने में, तो उसका आवर्त कितना होगा? आधा सेकेंड होगा। लेकिन उसका आवृत्ति कितना होगा? आधा सेकेंड में एक बार कंपन कर, मतलब एक सेकेंड में 2 बार कंपन करेगा, तो उसका आवृत्ति कितना होगा? 2। और आवर्तकाल कितना होगा? 1। तो आवृत्ति का संबंध होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। 1 मतलब सेकंड, और आवर्तकाल मतलब एक सेकेंड में कितने बार गति कर रहा है। अब हम देखते हैं ध्वनि और माध्यम। तो ध्वनि जो है कौन से माध्यम में गति करता है? तो ध्वनि जो है सिर्फ गैस में ही, वायु में नहीं करता, बल्कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही गति करता है। अब सवाल आता है किस में अधिक गति करता है? तो याद रखना है, ध्वनि जो है सबसे तीव्र गति से गति ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसे आप एक क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। टेबल रख लीजिए लंबा से, और अपने फ्रेंड को, टेबल को उस तरफ और आप इस तरफ,
और अपने कान को टेबल में रखिए और उधर से ठक ठक हल्का से मारना है, आपके फ्रेंड मारेगा और आपकी ध्वनि को टेबल के जो लकड़ी है उससे सुनना है। आप सुनेंगे, जल्दी सुनाई देगा। मान लीजिए आप कान को दूर हटाएंगे तो जो ध्वनि आएगा वो जो है ठोस की अपेक्षा गैस के माध्यम से आएगा, तो आपको थोड़ा लेट में सुनाई देगा। ये तो हो गया। आप बरसात के दिनों में जब गर्जना आता है बड़ा जोर से, तो आपको एकदम से आवाज, डरावनी आवाज सुनाई देता है धड़ाम से, तो उससे पहले एक लाइट हमें दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, गर्जना क्या है, दो बादल आपस में टकराता है। जब टकराता है तो चिंगारी भी उत्पन्न होता है और ध्वनि भी उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश की चाल अधिक होने की वजह से हमें पहले दिखाई देता है, लेकिन ध्वनि का चाल कम होता है, इसलिए ध्वनि हमें बाद में सुनाई देता है। अब हम देखते हैं ध्वनि हम कैसे सुनते हैं। तो ध्वनि हम सुनते हैं कान से सुनते हैं, लेकिन सुनते कैसे हैं, तो किसी भी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे कंपन होने से। जब कोई भी वस्तु कंपन होता है तो उसके चारों ओर के वायु को भी वो कंपित कर देता है, और यही वायु कंपित होते हुए हमारे कानों के पर्दे तक पहुंचता है और कान के पर्दा को कंपित कर देता है, जिससे हमें सुनाई देता है। ये कान के पर्दा जो है बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमें कान के पर्दे, कई लोग कान साफ करते हैं कुछ भी हार्ड से, ऐसा नहीं करना चाहिए। कान के पर्दा फट गया तो बहरे हो जाएंगे, जिसे हम लोग है ना कान सुने नहीं देता उसे बहरा कहते हैं। तो हमें सावधानी रखना है, कान में कोई भी वस्तु को घुसाना नहीं है। कान बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है और अंतःकर्ण होता है। जब वस्तु को हम ठोकते हैं या टकराता है या किसी भी वस्तु से जब ध्वनि उत्पन्न होता है तो वायु को कंपित करता है और वायु कंपन होते हुए बाह्य कर्ण तक आता है और बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक पहुंचता है, और मध्य कर्ण में जो कंपन होता है वो अंतःकर्ण तक संचारित होता है। और ये जो अंतःकर्ण में श्रवण तंत्रिका होता है, ये श्रवण तंत्रिका जो है अंतःकर्ण के संचारित को संकेत में बदल देता है, और वो संकेत जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और फिर मस्तिष्क बताता है क्या आवाज आ रहा है। कान सिर्फ सुनता है, बताता नहीं है, बताने का कार्य करता है मस्तिष्क। और कैसे करता है, तो अंतःकर्ण में जो श्रवण तंत्रिका होता है वो संचारित को संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब हम देखते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। तो श्रव्य ध्वनि सिंपल सी बात, जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जिस ध्वनि को नहीं सुन सकते उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि हम कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन सभी कंपन की ध्वनि को नहीं सुन सकते। कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये हर्ट्ज क्या है, एक सेकेंड में 20 से लेकर 20,000 तक के कंपन होता है, उतने तक के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। मनुष्य के सुनने का क्षमता है, कुत्ता का 40,000 हर्ट्ज होता है सुनने का क्षमता। चमगादड़ का जो है 70,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि ये सुन भी सकता है और उत्पन्न कर सकता है। अब हो गए ये जिस ध्वनि को सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि, और जिस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो जो कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, और जो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि है उसे कहा जाता है प्रश्रव्य ध्वनि। प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो प्रश्रव्य ध्वनि, इसका उपयोग धातु के जो बर्तन है उसमें छोटा मोटा छिद्र हो जाता है, पता नहीं चलता है, उसका पता लगाने के लिए करते हैं। घड़ी है, उसका पुर्जे बहुत छोटे होते हैं, तो साफ करने के लिए प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए किया जाता है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग जो है जो गठिया बीमारी है उसे दूर करने के लिए भी किया जाता है। अब हम देखते हैं ध्वनि का प्रवर्तन और प्रतिध्वनि। तो प्रवर्तन मतलब जैसे आप किसी कुएं के पास चले जाइए और कुएं तरफ ऐसे चेहरा करके जोर से चिल्लाइए, आपको अपना ही आवाज सुनाई देगा, ये प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि जब आप चिल्लाए तो कुएं के अंदर में आवाज गया, ध्वनि गया और टकरा के पुनः आया, इससे हमें लगा कि कोई और है। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में भी चले जाएंगे, वहां पर भी चिल्लाएंगे, आवाज जाएगा, ध्वनि जाएगा और टकरा कर फिर आता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं चिल्लाया उसे सुनकर पहाड़ी के पीछे कोई और है, वो भी चिल्ला रहा है, लेकिन वास्तव में कोई और नहीं है बल्कि हमारा ही ध्वनि है जो कि टकरा कर हम तक ही आया। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती ध्वनि। ध्वनि के चाल, ध्वनि का चाल जो है प्रकाश से कम होता है। प्रकाश
1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से गति करता है, जबकि ध्वनि का चाल जो है 0 अंश सेल्सियस में 332 मीटर और 20 अंश सेल्सियस पर 340 मीटर की चाल होता है। इसलिए गर्जना के समय हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है चाल अधिक होने की वजह से, और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। इसके और आगे को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।